गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई वेलकम यू ऑल इन द परिश्रम विद्यापीठ। फ्रेंड्स, आज 16 अप्रैल है और आज द हिंदू में काफ़ी अच्छे आर्टिकल आए हैं। मोस्टली जो आर्टिकल रिलेटेड हैं वो आपको देखने मिलेंगे फ्रॉम द डिलिमिटेशन कमीशन और विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर। ठीक है, विमेन रिजर्वेशन बिल की हम जब बात करें तो कल जो न्यूज़ आई थी लोकसभा सीट्स को जो 543 से बढ़ा के 850 किया गया है उससे रिलेटेड, तो उसी में डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जब डिलिमिटेशन कमीशन की हम बात करें तो बेसिकली डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो सबसे पहले तो ये हम बात कर लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी में फ़र्क, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड होती है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन जैसे कि आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये किसी लॉ के द्वारा बनी गई है। वैसे ही डिलिमिटेशन कमीशन भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि वो भी एक लॉ के द्वारा बनी गई है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें तो बेसिकली इसका काम क्या है। इसका काम बेसिकली क्या है, टू रिड्रॉ द बाउंड्री ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। विधानसभा, संसद और विधानसभा में जब चुनाव, बेसिकली उनकी बाउंड्रीज को रिड्रॉ करना। ठीक है, ताकि क्या हो कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट होंगी वो डिसाइड कौन करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन करती है। अब वो कब करती है, वो पर्टिकुलरली हर सेंसस के बाद करती है, हर सेंसस। लेकिन 1976 में कल हमने पढ़ा था, ड्यू टू दी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसको फ्रीज कर दिया गया था 1976 से लेके 2026 तक, 50 सालों के लिए 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एंश्योर द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वल पॉपुलेशन एंड मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू। ऐसा ना हो कि कहीं पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनको सीट बहुत कम है उस एरिया में, और कहीं पॉपुलेशन बहुत कम है और सीट ज़्यादा है। तो उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्म किया जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी, क्या कितने पॉपुलेशन में कितनी सीट होंगी उसको रीड्रॉ करने का काम ये करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसमें हम देखें तो बेसिकली इसका फीचर क्या है। ठीक है, अब इसमें मेजरली ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन के एक्ट के द्वारा बनी गई है। दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस इन नेचर है। ठीक है, अब ये किसी भी तरीके से सरकार के दबाव में काम नहीं करती है, इंडिपेंडेंट इन नेचर है। दूसरी बात, ये किस पे बेस्ड होती है, ये सेंसस पे बेस्ड होती है। जब भी सेंसस आता है उसके बाद इसको होना चाहिए कायदे से, लेकिन जैसा बताया 1976 में फ्रीज हो गया था। तो भले ही सेंसस हुए 81 में, 91 में, 2001 में, 2011 में, लेकिन डिलिमिटेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1976 में उसको फ्रीज कर दिया गया था 2026 तक के लिए। अब 2026 में उसकी जो दरमियान वो खत्म हो रहा है टाइम पीरियड, इसलिए इसकी बात दोबारा आई है। अब बेसिकली इसके डिसीजन क्या है, इसके डिसीजन जो है वो फाइनल और बाइंडिंग आपको देखने को मिलते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। अब ये क्या चैलेंज हो सकता है कोर्ट में? नो, सो इट कैन नॉट बी चैलेंज इन दी कोर्ट। अब सबसे मेजर चीज जो प्रीलिम्स के लिए निकल के आती है वो है कि इसमें कौन कौन मेंबर इंक्लूड होता है डिलिमिटेशन कमीशन में। तो इट इंक्लूड सुप्रीम कोर्ट जज, इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट जज कोई भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या दूसरे इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकते हैं, और जिस भी स्टेट में हो रहा है वो स्टेट का ईसी। तो ये 3 मेंबर बॉडी होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, ये पूछता है प्रीलिम्स में। तो नेक्स्ट इज, अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये भी पूछ सकता है, अब तक कितनी बार जो है वो कब कब डिलिमिटेशन हुआ है। तो सबसे पहली बार ये कब बैठा था? 1952 में। ठीक है, 51 के सेंसस के बाद। उसके बाद 61 के सेंसस के बाद 63 में, 71 के सेंसस के बाद 73 में। ठीक है, और 76 में तो फ्रीज हो गया था। फिर आप कहेंगे सर ये 2002 कहाँ से आया? 2002 में डिलिमिटेशन हुआ था, बेसिकली कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए हुआ था, लेकिन इसमें पॉपुलेशन को कम ज़्यादा किया गया, नंबर ऑफ सीट्स को छेड़छाड़ नहीं की गई। ठीक है, तो सीट्स जितनी फ्रीज की गई थी 76 के अनुसार
सीट्स उतनी ही थी लेकिन पॉपुलेशन को कम ज़्यादा किया किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, कहीं से हटा के कहीं शिफ्ट कर दी लेकिन सीट्स उतनी ही रही, तो फर्क वो नहीं पड़ा। तो अब तक 4 बार बैठ चुके हैं, 52, 63, 73 और 2002, ठीक है, फ्रीजेस सीट्स इन 1976 26 तक के लिए, ठीक है। अब इसका रेलेवेंस, अब क्यों इसका रेलेवेंस निकल के आ रहा है, बेसिकली 2026 खत्म हो रहा है, फ्रीजिंग पीरियड खत्म हो रहा है, तो इसलिए इसकी बात आ रही है, ठीक है, इसलिए डिमिलिटेशन होगा 2026 के बाद। अब इसमें इसका रेलेवेंस अब बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि नॉर्थ साउथ की डिबेट आ रही है, जो हमने कल ही बात की थी कि नॉर्थ साउथ में बेसिकली क्या हो रहा है कि नॉर्थ में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा हो जाएंगी, और साउथ में पिछले 50 सालों में उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल पे अच्छा काम किया, तो उनकी सीट्स कम हो जाएंगी, तो ये दिक्कत देखने को मिल रही है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कल भी हमने एमसीक्यू में देखा था, किस बेसिस पे होता है, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे हमको इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए, इस पर नेक्स्ट हम बात करें इसके इम्प्लीकेशन की। तो अभी इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को चेंज करता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ में अगेन। अब ये क्या करता है, मे इंक्रीज सीट्स इन दी हाई पॉपुलेशन एरिया, ऑब्वियसली जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे ये क्या करेगा, सीट्स को इंक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरी बात हम करें तो सदर्न स्टेट्स में, तो सदर्न स्टेट्स बेसिकली दे विल लूज दी रिलेटिव शेयर लूज क्यों करेंगे, बिकॉज वहाँ पे हम बात करें तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे उन्होंने अच्छा काम किया। अगेन फेडरल बैलेंस इम्पैक्ट होगा, क्यों, अगेन नॉर्थ साउथ में स्टेट्स का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस होगी, तो ये इम्प्लीकेशन, ये आपसे अब क्वेश्चन मेंस में देखो रेडीमेड आंसर आपको मिल रहे हैं। अगर आपसे मेंस में भी पूछा जाता है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, तो आपको सीधे सीधे ये पॉइंट्स जो है वो कोट करने हैं। क्लियर? अब इसका प्रो एंड कॉन्स क्या है, इसका बेसिकली हम प्रो सकारात्मक बिंदुओं की बात करें तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा भाई, ठीक है, पॉपुलेशन जिस प्रकार से अगर कहीं ज़्यादा हो रही है तो उससे ज़्यादा सीट मिलेंगी, सीधी सी बात है। देन पॉपुलेशन चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है करंट सिनेरियो को, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करेगा, जितने पॉपुलेशन उतनी उनकी हिस्सेदारी भागीदारी रिप्रेजेंटेशन में, इलेक्टोरल फेयरनेस को आगे बढ़ाएगा। अब दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, पीनलाइज कर रहा है सदर्न स्टेट्स को जिन्होंने पॉपुलेशन पे अच्छा काम किया। रीजनल इम्बैलेंस, अगेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली काम क्या है इसका, टू रीड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री, ठीक है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, जजेस को अपॉइंट करना भी पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों का काम है, तो इसका काम क्या है, रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री। नेक्स्ट इज डिलिमिटेशन इज बेस्ड ऑन, अगेन कल भी हमने इसको देखा था, पॉपुलेशन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस तरीके से स्टेटमेंट दे देगा और फिर बोलेगा 1 and 2, 1 2 3 ओनली 2, तो सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर ही डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जाती है। डिसीजंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन आर, जो हमने अभी पढ़ा, दे आर फाइनल एंड बाइंडिंग। फ्रीजेज इन इंडिया इज स्टिल, 2026 तक उसको फ्रीज किया गया था, सिंपल है। चलिए, विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या, ठीक है, करेक्ट आंसर पूछा है, तो डिलिमिटेशन ऑफ कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इट्स ऑर्डर है फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्स, बिल्कुल सही बात है। इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है, तो 2 and 3 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन बी, ठीक। नाउ नेक्स्ट इज मेन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन लिखेंगे, और टेलीग्राम की लिंक नीचे शेयर की कर दी गई है। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहीं टेलीग्राम में मिल जाएगी, और साथ ही साथ जो भी आप मेंस आंसर लिखते हैं उसको चेक कराने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो डिलिमिटेशन इन इंडिया पोजेज अ चैलेंज बिटवीन एंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड मेंटेनिंग फेडरल बैलेंस। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भाई, एक तो हम बात कर रहे हैं कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और दूसरी तरफ फेडरल बैलेंस, तो दोनों को हम कैसे मैनेज करें। तो आप देखें तो डिलिमिटेशन करना भी ज़रूरी है, क्यों, तभी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर नहीं करेंगे तो भी दिक्कत रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन अगर करते हैं तो भाई फिर पॉपुलेशन फेडरल डिस्टर्बेंस होगा, तो क्या कर सकते हैं, तो हम एक वे फॉरवर्ड ये लिख सकते हैं कि हम उसमें सिर्फ पॉपुलेशन पे ध्यान ना रखते हुए, फॉर एग्जांपल वहाँ पे लॉज अच्छे इंप्लीमेंट हुए हैं कि नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काम किया गया है नहीं,
और कितनी अच्छी सेवाएं। तो पॉपुलेशन, सिर्फ पॉपुलेशन क्राइटेरिया ना रख के हम अलग अलग क्राइटेरिया और भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम एक वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट यूज इज रेनफॉल डेफिसिट एंड ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस इन इंडिया, राइट। तो इस पे हम बात करें कि रेनफॉल डेफिसिट, अभी इस पे हम बात कर लें तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल। तो आईएमडी का जो कहना है कि इस वर्ष आपको 8% तक की कम रेनफॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। देन इस पे हम बात करें तो इंडिया इज लाइकली टू फेस द बिलो नॉर्मल रेनफॉल, वो भी कितना, 8% तक का डेफिसिट हमको देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू फैक्टर्स लाइक एल नीनो, ठीक है। अब एल नीनो आता है तो एल नीनो 4 से 5 साल में एक बार हमको देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है कि मॉनसून को ये इम्पैक्ट करता है और मॉनसून डिस्टर्ब होने के कारण वर्षा जो है हमारे यहाँ, बारिश जो है वो कम होती है, ठीक है। तो आईएमडी का प्रोडक्शन है, ठीक है। उससे क्या होगा, और अगर बारिश होती भी है, आईएमडी बोल रहा है, तो वो बेसिकली बारिश जो है वो कहीं कहीं ज़्यादा होगी और कहीं कहीं बिल्कुल नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो ड्रॉट प्रोन एरिया आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, ये आपका आईएमडी कह रहा है। क्लियर है। चलिए इसके आगे हम बात करें तो वाटर मैनेजमेंट, फार्मर एडवाइजरी, ये सब इशू करने की ज़रूरत आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें तो की फीचर्स क्या देखने मिलते हैं। तो की फीचर्स आर बेसिकली 8% रेनफॉल कम होगी, इन्फ्लुएंस किसका है, एल नीनो का है। उसके बाद रीजनल इम्बैलेंस कम होगा, हमने मेन न्यूज में देखा, आईएमडी नीड फॉर द अर्ली प्रिपेयर्डनेस, गवर्नमेंट को एक्शन लेने की जरूरत है। अभी की कंसेप्ट इसका क्या है कि एल नीनो क्या है भाई, वो इंडियन मॉनसून को कम करता है। इंडियन ओशन डाइपोल भी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इंडियन ओशन डाइपोल जो है इट में ऑफसेट, अभी ये अगर दोनों तरीके से हो सकता है। इंडियन ओशन डाइपोल इंडियन मॉनसून को बेसिकली बढ़ा भी सकता है, पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करता है और नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अगर ये इंडियन ओशन रीजन में होता है इंडिया की तरफ तो ये पॉजिटिवली रेनफॉल ज़्यादा लाएगा, अगर दूर रहेगा तो रेनफॉल कम होगी, ठीक है। तो मानसून वेरिएबिलिटी कम होगी, ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। दूसरी बात रेड्यूस, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, अगर बारिश कम होती है, एल नीनो पड़ता है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर आउटपुट जो होगा वो कम होगा, ठीक है। वाटर रिसोर्सेस पे स्ट्रेस आएगा, ठीक है। रूरल डिस्ट्रेस होगा, जीडीपी कम होगी और फूड प्राइसेस इन्फ्लेट होंगे। तो अब इसमें जो इस मेन आर्टिकल के ऊपर देखिए, प्रो एंड कॉन से सिंपल है कि क्रॉप फेलियर होगी, एग्रीकल्चर, बट अब इस आर्टिकल में जो मेन चीज कही गई है कि हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को खासकर जो इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम मूव कर सकते हैं प्रिसीशन फार्मिंग के थ्रू। अब प्रिसीशन फार्मिंग का मतलब क्या है कि हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्या हो कि हम फार्मिंग को बढ़ा सके, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें तो उस पे हम एक तो इरिगेशन में जो आपके फ्लड इरिगेशन चीज़ें होती है, उस पर ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो ताकि पानी की बचत हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किस तरीके से हम जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है कितने एफिशिएंट तरीके से यूज़ कर सके। तो ये समय आ गया है कि हमें एग्रीकल्चर में भी एआई को लाना चाहिए और उसका बेटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो इस आर्टिकल में मोस्टली इसके बारे में बात है। क्लियर है। अब एल नीनो जनरली लीड्स टू ड्रॉट, सूखा पड़ता है, क्यों, क्योंकि बारिश कम होती है। आईएमडी ने क्या प्रेडिक्ट किया है कि जो ओशन एटमॉस्फेरिक मॉडल, आईएमडी का जो पूर्वानुमान होता है वो किसके आधार पे होता है, क्या जीडीपी के आधार पे होता है, फॉरेस्ट कवर, पॉपुलेशन, नहीं, वो ओशन एटमॉस्फेरिक मॉडल के बेस पे होता है। अगेन यूपीएससी के मेन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लिख के लाएंगे, दैट इज monsoon variability due to climate phenomena like El Nino poses a serious challenge to India's agriculture, discuss with suitable measure। तो मॉनसून में वेरिएबिलिटी होती है किसके कारण, अगर एल नीनो के कारण, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भाई एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो ये बताएंगे आप किस तरह होता है, कैसे होता है, फिर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए सूटेबल मेजर्स, उस पर भी बात हम करेंगे और आप इसको लिख के लाएंगे। ये बहुत खूबसूरत और एक बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया है कि प्रेडेटरी लोन्स के ऊपर आप देखते हैं कि किस तरीके से जो इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर जो आप फ़ोन पे खोलते हैं या फिर ऐसे कोई भी सोशल मीडिया साइट्स पे आपको लोन एप्स आजकल बहुत सारे दिखते हैं। फिर कॉल आता होगा, कॉल में लिखा आता होगा कि भाई आपको
जो है वो लोन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते, ठीक है। पे हम बात करें तो ये इश्यूज खास करके किस तरीके से लोन डिलीवरी होगी, कितने लोन मिलेंगे, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो इसको आगे हम देखेंगे। क्लियर है? चलिए तो इस पे हम बात करते हैं। प्रेडेटरी लोन जो ऐप है, ऐप बेस्ड लोन आपको बहुत सारे आजकल देखने को मिलते हैं। कि किस तरीके से हम बात करें तो जो खासकर वल्नरेबल पीपल को ये टारगेट करते हैं कि किस तरह वल्नरेबल लोग इनके झांसे में आए और लोन इनसे ले। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये आर्टिकल जो बोल रहा है कि हमें बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल, अब ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसके ऊपर दिया गया है कि जो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था उसने सुसाइड कर लिया, और खासकर ये केरला में हो रहा है जहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ पे 4 महीने में से थर्ड केस देखने को मिला है, जो फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट था उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लोन ऐप। इस लोन ऐप के थ्रू उसने लोन लिया होगा। फिर इनका मॉडल क्या होता है वसूल करने का, कि ये आपके पूरे डेटा को एक्सेस कर लेते हैं, फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को, मैसेजेस को, हर जगह। और कॉन्टैक्ट्स आपसे कंसेंट ले लेते हैं, आपको पता नहीं चलता। अब डेटा को एक्सेस करने के बाद बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, ये उनको फ़ोन करते हैं, ठीक है। उनको फ़ोन करने के बाद उनको परेशान, फॉर एग्जांपल जैसे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में पापा करके सेव है, फादर के, आपके फादर, उनको फ़ोन करेंगे, आपके रिलेटिव को फ़ोन करेंगे, आपके फ्रेंड्स को फ़ोन करके डराते हैं, धमकाते हैं आपको, मतलब पूरा बदनाम कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कर क्रिएट करते हैं, बहुत हरास करते हैं अगर आप रीपेमेंट नहीं करते। तो अनएथिकल रिकवरी जो है वो करते हैं, ठीक है। और अब ये इंस्टेंट लोन देते हैं, डायरेक्टली इंस्टेंट लोन, छोटे इंस्टेंट लोन आपको देते हैं ताकि आप इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लोन है, ये जो एप्स हैं, अब ये एप्स बहुत ज़्यादा अनरेगुलेटेड हमको देखने को मिल रहे हैं, और ये ऑफशोर रीजन से बहुत हमको ऑपरेट होते देखने को मिल रहे हैं। तो ये इस पे एक रेगुलेटरी प्रोविजन का इशू हमको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये एप्स जो हैं, किस तरीके से एक तो साइबर बुलिंग हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, इवन सुसाइड्स तक हमको लेके जा रहे हैं, खास करके वल्नरेबल सेक्शन को, ठीक है। भले ही आरबीआई ने कई गाइडलाइंस इशू की है रिगार्डिंग द डिजिटल लैंडिंग, एनफोर्समेंट गैप्स और टेक्नोलॉजिकल लूप होल्स हमको अभी भी उसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी भी वो ऐप जो है वो कंटिन्यूड ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसके मेजर फीचर्स क्या हैं कि दे ऑपरेट इन रेगुलेटरी ग्रे एरियाज। तो वो ग्रे एरिया में हमको ज़्यादा रेगुलेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लें कि ये इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपका जो हमने बात की कंसेंट लेके, ये बेसिकली लोन तो प्रोवाइड करते हैं बट पूरा डेटा का एक्सेस भी ले लेते हैं। उसके बाद हम बात करें तो हरासमेंट कोरेसिव रिकवरी मेथड, इनका जो एक मॉडल देखने को मिल रहा है, अनरेगुलेटेड देखने को मिलते हैं। देन सबसे बड़ा मुद्दा इशू क्या है यहाँ पे, इशू है डेटा प्राइवेसी का, ठीक है। डेटा प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू हमको देखने को मिलता है। साइबर हरासमेंट, एक्सटॉर्शन, वीक रेगुलेटरी मॉडल, क्रॉस बॉर्डर ऐप ऑपरेशन। अब बेसिकली होता क्या है कि क्रॉस बॉर्डर हमको ये ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं खासकर, ठीक है। और हमारा डेटा भी शेयर होता है, और खासकर वल्नरेबल सेक्शन पे टारगेट करते। इससे अगेन क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस होगा, ट्रस्ट। फिनटेक कंपनी जो भी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जो जेन्युइन वे में कर रही हैं भले ही, तो उन पे लोगों का ट्रस्ट जो है वो बिल्ट नहीं होता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। डेटा सिक्योरिटी का इशू, अगर आप कंसेंट प्रोवाइड कर देते तो आपका डेटा चला जाता है पूरा, ठीक है।
लॉ एनफोर्समेंट को चैलेंज करता है। ठीक है, अब इसमें एमसीक्यू की हम बात करें, अ मेजर इशू विद द लोन ऐप इज डेटा मिसयूज। ठीक है, जो आप कंसेंट प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू। आरबीआई गाइडलाइंस बेसिकली क्या काम करती हैं, दे एम फॉर द रेगुलेशन। ठीक है, इस पे हम बात करें तो वो बेसिकली आरबीआई गाइडलाइन एम्स टू रेगुलेट द डिजिटल लैंडिंग। ठीक है, डिजिटल लैंडिंग किस तरीके से रेगुलेट मैनर में किया जाए, आरबीआई उसके लिए गाइडलाइन बनाई है, बट फिर भी लूप होल्स को ही देखने को मिलते हैं। अगेन आप एक क्वेश्चन लिख के लाएंगे, दैट इज प्रेडेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक डेफिनेटली आप में आपसे कहीं ना कहीं मेंस में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रेडेटरी डिजिटल लैंडिंग ऐप पोजेस अ सीरियस चैलेंज टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, तो किस तरीके से ये जो डिजिटल लैंडिंग एप्स हैं, ये किस तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी और गवर्नेंस पे हमको दिक्कत देखने को सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम बात करें साउथ चाइना सी के ऊपर। साउथ चाइना सी का एक इशू बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है, और चाइना जो है वो पूरे साउथ चाइना सी पे अपना कंट्रोल दिखाता है। अब दिखाता है कि वो पूरा का पूरा वहाँ पे हस्तक्षेप मतलब हमारा है। ठीक है, तो उसका मल्टीपल टाइम्स हम देखें तो फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, इनसे जो झगड़ा चलता रहता, वो अपना पूरा 100% कंट्रोल वहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मेंस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उसके इम्प्लीकेशंस आएंगे। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो चाइना हैज डिप्लॉयड अ शिप्स टू ब्लॉक एक्सेस टू द स्कॉर्बोरो shoals, escalating tensions with the Philippines in the South China Sea। ठीक है, तो फिलीपींस के साथ मेजरली, अब देखो यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन रहा है, स्कॉर्बोरो शोल्स जो है वो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा कि किन दोनों के बीच में, तो ये चाइना और फिलीपींस के बीच में आपको देखने को मिलता है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देन इस पे हम बात करें तो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है ये रीजन, क्यों उसके लिए झगड़ा हो रहा है। ऑब्वियसली रिसोर्सेज, रिच फिशिंग रिसोर्सेज और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलती है। ठीक है, दिस मूव्स रिफ्लेक्ट द चाइनाज कंट्री। अभी ये हम बात कर लें तो ये एक और यहाँ से जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज 9 डैश लाइन। ठीक है, तो 9 डैश लाइन जो है वो साउथ चाइना सी में आपको देखने को मिलती है। इसको बस इतना याद रखिएगा, अब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इट रेजेस कंसर्न अबाउट द रीजनल स्टेबिलिटी हो गया, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो गया, इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ हो गया, इन सब पे हमको ये इशू देखने को मिलता। खासकर 9 डैश लाइन जो है वो साउथ चाइना सी पे है, जहाँ पे चाइना अपना, ये याद रखिएगा। अब साउथ चाइना सी की हम बात करें तो ये इसकी लोकेशन है, ये चाइना हो गया। अब वो कहाँ कहाँ क्लेम करता है, पूरे पार्सल आइलैंड पे करता है, ये स्कॉर्बोरो शोल्स है। ठीक है, तो स्कॉर्बोरो शोल्स कहाँ पे मौजूद है, चाइना और फिलीपींस के बीच में मौजूद है। तो इस पे फिलीपीन भी क्लेम करता है और चाइना भी क्लेम करता है स्कॉर्बोरो शोल्स। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्कॉर्बोरो शोल इज बिटवीन सिंगापुर और चाइना। ठीक है, और सिंगापुर चाइना और फिलीपींस, चाइना और मलेशिया, तो ये कंफ्यूज करेगा, तो ये चाइना और फिलीपींस के बीच में। ठीक है, चाहे वो स्पार्टले आइलैंड हो, पैरासेल आइलैंड हो, स्कॉर्बोरो शोल्स हो, सब पे चाइना अपना क्लेम करता। और ये जो इंपॉर्टेंट है 9 डैश लाइन। ठीक है, अब 9 डैश लाइन जो है साउथ चाइना सी में मौजूद है, और ये बेसिकली मलेशिया और ब्रूनी से लगती, उनसे ये बेसिकली हम बात कर ले सेपरेट करती है चाइना को साउथ चाइना सी। ठीक है, नेक्स्ट इज इसका की फीचर क्या है। अब इसका की फीचर क्या है भाई, भी साउथ चाइना सी में चाहे वो 9 डैश लाइन या स्कॉर्बोरो शोल्स और डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है चाइना और फिलीपींस पे। ऑब्वियसली साउथ चाइना सी ब्लॉकिंग क्रिएट कर रहा है, लिंक टू 9 डैश लाइन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें मेन आई है, स्कॉर्बोरो शोल्स, 9 डैश लाइन्स, और जो स्पार्टले और पार्सल आइलैंड उनके बारे में भी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, रीजनल टेंशन बढ़ेगी, ग्लोबल ट्रेड रूट जो है वो इम्पैक्ट होगा, वहाँ पे थ्रेट क्रिएट होगा। हम देखें तो वहाँ पे चाइना और ताइवान का इशू चलता ही है। ठीक है, देन एशियन यूनिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एशियन कंट्रीज कितनी हैं और कौन कौन सी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, देन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, खासकर इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये यहाँ से मेंस का क्वेश्चन आ सकता है। तो इट अफेक्ट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है वहाँ पे इसका इशू आ सकता है। ठीक है, क्वाड जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, क्वाड जो 4 कंट्री का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया के बीच, उस पर इसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद द क्वाड। ठीक है,
ट्रेड रूट सीक्रेटली सिक्योरिटी कंसर्न इशू आता है वहाँ पे अगर डिस्प्यूट चलते हैं तो ये इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली देखने को। नेक्स्ट इज स्कॉरबोरो शोज जो हमने देखा था अभी इज बिटवीन साउथ चाइना सी एंड, मतलब कहाँ पे लोकेटेड है, तो साउथ चाइना सी पे लोकेटेड, चाइना और फिलीपींस के बीच में। डिस्प्यूट इज मेनली बिटवीन किस किस के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, अगेन चाइना एंड फिलीपींस वाले। देन चाइना क्लेम्स इन द रीजन इज बेस्ड ऑन अगेन 9 डैश लाइन, वो बोलता है 9 डैश लाइन तक जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा हमारा है, ठीक है। यूएन क्लॉज डील्स विद द, ये एक बार सिंपल क्वेश्चन ये तक पूछा गया है, तो यूएन क्लॉज इज बेसिकली लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी जो है वो यूएन क्लॉज बनाती है। अलग अलग बॉडी का नाम दे देगा कि लॉ ऑफ द सी कौन बनाता है, यूएन क्लॉज हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ, ऐसे अलग अलग नाम दे सकता है, तो यूएन क्लॉज उसको रोल करता है। देन नेक्स्ट इज यूपीएससी मेंस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस पे द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स हाईलाइट द टेंशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड द जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट डिस्कस विद रेफरेंस टू इंडिया। तो हम बात कर रहे थे साउथ चाइना सी का जो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है और इंडिया पे इसका किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे ये क्वेश्चन आपको लिखना। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट इज बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन इज बेसाइलिक कैमिटिक यूरिन, ये बेसिकली टीबी से रिलेटेड वैक्सीन है जो टीबी को कंट्रोल करने के लिए काम आती है, प्रिवेंटिव तरीके से इसको लिया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ये उसका हिस्सा है, ठीक है, समय से। तो अभी ये टीबी को कंट्रोल करने की बात की गई है, हमारा जो टारगेट है 2030 तक का, वो हम 2025 में ही करने को उसको चेंज किए थे हमने, ठीक है। सो बीसीजी वैक्सीन आप याद रखिएगा, इट इज बेसिकली टू गेट इम्यूनाइजेशन और टू प्रिवेंट द ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। चलिए, एंड बेसिकली इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वैक्सीन वाइडली यूज इन द कंट्रीज वेयर टीबी बर्डन इज हाई, ये सबसे ओल्डेस्ट वैक्सीन हमको देखने को मिल रही है, अगेन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट हमको देखने को मिला था, ठीक। अब बेसिकली कब दिया जाता है, गिवन एट दी बर्थ। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये भी एक स्टेटमेंट आ सकता है, मतलब कि जीवित कमजोर बैक्टीरिया आधारित है, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड बेस्ड है, तो ये इसमें बोल सकता है कि मरे हुए वायरस होते हैं, ठीक है, या फिर कैसे, तो इसमें नहीं, वो जीवित होते हैं, ठीक है, लेकिन कमजोर भी होते हैं, ठीक है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, यूपीआई का पार्ट, यूआईपी का पार्ट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इस पे ज़्यादा इफेक्टिव है चिल्ड्रन पे, ठीक, बर्थ के समय दिया जाता, ठीक है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका इम्प्लीकेशन है बेसिकली इट रिड्यूसेस द चाइल्ड मोर्टलिटी, चाइल्ड बच्चों मोर्टलिटी को रोकता है, ठीक है, सीवियर टीबी फॉर्म्स को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, एलिमिनेशन गोल को प्रोवाइड करने का काम करता, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, हाई हाई फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, ये चीज़ें बीसीजी वैक्सीन के ऊपर आपसे पूछ सकता है। अगेन यू आप मेंस क्वेश्चन लिख के लाएंगे, दैट इज वैक्सीनेशन प्ले अ क्रूशियल रोल, हेल्थ सेक्टर पे आपको इस तरीके से मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि किस प्रकार से हम बात करें तो वैक्सीनेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग इन्फेक्टिशियस डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो हेल्थ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वैक्सीनेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्या क्रूशियल रोल वो हमारे हेल्थ में प्रोवाइड करता है और दूसरी बात उसमें बीसीजी वैक्सीन का क्या रोल है, इस तरीके से मर्ज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आज के द हिंदू में मोस्टली हम बात करें तो इतने ही थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो देखने को मिले हैं। आपको इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे दी गई है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द पीडीएफ। इसके आंसर्स जो हैं आप उसमें लिख के पोस्ट करिए, आपको चेक होकर उस पर सजेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और डिफरेंट बैचेस हमारे एनसीईआरटी के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, आप उसको देख सकते हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट हुई है उसको देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी आपको हो तो आप कमेंट करके सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अच्छा लगा हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, थैंक यू सो मच।